मुझे इलेक्शन लड़ना है, चाहे किसी पार्टी से लड़ना क्यों ना पड़े। रुकेश ढाका कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसका भाई कह रहा है कि नहीं हम बीजेपी की साइड हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं भाई कुलदीप बिश्नोई के साथ हूं। अब किसी को धमकी मिली है या कोई पैसे का लालच मिला है, अगर बीजेपी पार्टी सोनाली को टिकट इस उपचुनाव में नहीं देती तो सोनाली फोगाट 100% टिकट चुनाव लड़ती, चाहे उसको किसी पार्टी से लड़ना पड़ता चाहे निर्दलीय लड़ना पड़ता। हरियाणा में उपचुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की आखिरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आदमपुर की बात की जाए तो एक हॉट नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। किसी के लिए तो हॉट है और किसी के लिए जो है ये हॉट बनती जा रही है। अगर बात की जाए सोनाली फोगाट के जाने के बाद तो आपको पता है उनका राजनीतिक करियर दांव के ऊपर लगा हुआ है। उनकी बहन लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी पार्टी साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी ही लड़ूंगी। अगर कल की बात की जाए तो कल एक धन्यवादी सभा रखी गई थी जिसके अंदर रुकेश ढाका और उनके भाई वतन ढाका के बीच के अंदर थोड़ी बहुत तकरार होती हुई नजर आई, क्योंकि रुकेश ढाका का कहना था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी, लेकिन वतन ढाका कह रहे हैं कि नहीं भाई अब चुनाव नहीं लड़ना, अब हम लोग बीजेपी की साइड, हम बीजेपी का साथ देंगे। कल से जो है नामांकन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब आदमपुर उपचुनाव का क्या रहने वाला है वो जानने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी से। जो है मेरे साथ यहाँ पर मनोज राठी मौजूद है। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ढाका परिवार का भाई जो है वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? दो हिस्सों में बट गया। देखो, पहले ही इनके जेठ जाट ने तो पहले कह दी थी कि हम राजनीति से दूर हैं। कुलदीप जी उनके घर जाए थे, हो सकता है वतन से भी मिल लिया हो और उससे बातचीत हो गई हो उसकी। देखो, एक बड़ा नाटकीय सिस्टम चलने लग रहा है। कभी खापों की पंचायत बुलाते हैं तो खापों की पंचायत कुछ बोलती है, उसमें राजनीतिक विरासत दी जाती है। राजनीतिक विरासत के बाद में एक जनसभा बीजेपी वाले बुलाते हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, पूरा का पूरा राजनीतिक ड्रामा चला हुआ है। और इस ड्रामे में सबसे बड़ी बात कल देखने को मिली, जिसमें रुकेश ढाका कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसका भाई कह रहा है कि नहीं हम बीजेपी की साइड हैं। भाई किमन किम तो रोड है। और दबी जुबान में मैंने सुना कि फोगाट परिवार कहता है कि बीजेपी ने हमारे को जो चाहिए था वो दे दिया। मैं तो कहना चाहूँ कुछ नहीं दिया। ये एक राजनीतिक बवंडर है और ये उपचुनाव को लेके कोई न कोई खिचड़ी जो है वो पकड़ने लग रही है। अब किसी को धमकी मिली है या कोई पैसे का लालच मिला है या क्या मिला है तो वो बताएंगे, लेकिन एक बात कल देखने को मिली, रुकेश ने बिल्कुल ठोक के कहा है कि मेरे को चुनाव लड़ना है। मैं उसको राजनीतिक विरासत तो जब आगे बढ़ेगी जब चुनाव लड़ेगी। और मैं कहूँ चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, लड़ना चाहिए। मन तो ऐसा लगा है अगर बीजेपी पार्टी सोनाली को टिकट इस उपचुनाव में नहीं देती तो सोनाली फोगाट 100% टिकट चुनाव लड़ती, चाहे उसको किसी पार्टी से लड़ना पड़ता चाहे निर्दलीय लड़ना पड़ता। और इसके लिए वो तैयार हो रही थी, इसीलिए वो रास्ते से हटाई गई है। हम तो बार बार कहा भाई, उसका जो मर्डर हुआ है उसके पीछे गहरी साजिश है, बड़े नेताओं का हाथ है जो एक्सपोज नहीं होने लग रहे। सीबीआई को जांच भी जब दी है जब सारे सबूत गोवा पुलिस ने साफ कर दिए। आज भी जब उसका नार्को टेस्ट करवावा ना तो कब बीमारी बाहर आ सके है। 2 अक्यूज है, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि धमकी दी गई है, पैसे का कोई लेन देन हुआ है? किसके साथ पैसे का लेन देन है, किसको धमकी मिली है? जो देख ले आप, जो है एक बात बताओ, कदे किमें बात करें कदे किमें करें, उन्हीं को मिलेगी। और हमने तो कौन धमकी दे, हमने तो देवा तो नाम बता दिया, 2 मिनट लग गए भाई फलाना धमकी देने लग रहे। देखो साफ बात है भाई, कभी तो खाप पंचायतों के साथ लेके बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे, नहीं वो करेंगे, वो ये करेंगे, कितने खिलाफ बयान दिए। और अब कहने लग रहे नहीं हम तो बीजेपी में हैं, 16 साल से बीजेपी में। भाई के रोड़ा है? पहले फोगाट परिवार ने कहा कि हम चुनावों की ओर ध्यान नहीं देंगे, यशोधरा को संभालेंगे और हम बीजेपी पार्टी से तो भले ही जुड़े हुए हों या नहीं हो, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले तो ढाका परिवार और फोगाट परिवार 2 गुट थे, अब ढाका परिवार के अंदर ही 2 गुट बन गए हैं। भाई बहन ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल की ही बात कर लीजिए, कल ही जो है एकदम से जैसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया धन्यवादी सभा को। रुकेश ढाका एकदम से उठी और अपने भाई से बात करने के लिए गई, दोनों के बीच के अंदर तकरार हो गई। तो क्या लग रहा है आपको कि भाई बहन जो है आपसी के अंदर बन नहीं रही है अब? राजनीति का अखाड़ा है बेबे, राजनीति का अखाड़ा में वो फंस गए। ऐसे है ये राजनीतिक लोग, बड़े खतरनाक हैं। ये चाल चलते हैं, जैसे चाल चली पहले तो ढाका परिवार और उसको अलग कर दिया,
फिर चाल चली घर में ही जूथ बजवा दिया। जो राजनीतिक गेम है, हर हालत में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए कुलदीप ने पूरा गेम बिछा के रखा है, पूरा गेम चालू कर रखा है उसने कि कोई भी आगे आओ उसको मनाओ, किसी न किसी दिक्कत है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब क्या सोनाली फोगाट की जगह रुकेश ढाका कुलदीप बिश्नोई को कंपटीशन दे पाएंगे? ऐसे मैं तो लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ेगी तो मेरा पटेगा। देखो मैं तो साफ बात एक कहनी आदमी हूँ कि महिलाएं आगे कब आओगी, चुनाव लड़ेंगी जब आओगी, और उनको लड़ना चाहिए। और चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, उसको लड़ना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की जो राजनीति चलन लग रही है ना, ये इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी को नहीं रोकना चाहिए, किसी के परिवार को फूट नहीं डालनी चाहिए। वो तो उनका अंदरूनी मामला है, वो बैठ के सोबर बतलाओ, वो बीजेपी में जाओ कहीं जाओ, उनकी मर्जी। मेरे ख्याल से सबसे पहले वतन ढाका ही थे जो लगातार कह रहे थे कि नहीं, राजनीतिक विरासत मिलेगी, हम हमारी बहन के परिवार को जो है आगे लेकर के जाएंगे राजनीति के अंदर। और अब वही जो एकदम से बीजेपी की तरफ झुक गए रातों रात। ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं तो दाल में काला है बेबे भाई। पहले तो वो खुद कहा था और राजनीतिक विरासत भी दी गई, पूरा ड्रामा भी कराया गया, लेकिन आज ऐसा क्या मामला हो गया कि वो भाई फिर क्या वापस कहोगी बीजेपी में? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और ये राजनीतिक एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो बार बार कहता है, सोनाली के साथ राजनीतिक साजिश रची गई और अब इनके परिवार के साथ राजनीतिक साजिश रची जाने लग रही है। ये बीजेपी पार्टी जो है ये बड़ी खतरनाक पार्टी है, और कल का एपिसोड हमने देखा। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूँगा, अब प्रदेश की जनता को पता चल गया कि बीजेपी खतरनाक पार्टी है, आदमपुर की जनता को पता चल गया कि ये लोग जो हैं बड़े खतरनाक हैं। अच्छा, बीजेपी आम आदमी पार्टी विकल्प बची है। बीजेपी खतरनाक पार्टी है या कुलदीप बिश्नोई खतरनाक है? दोनों खतरनाक है बेबे। एक बात बताओ, बीजेपी पार्टी ही कुलदीप ही जायकाल पर जो कांग्रेस बीजेपी ने गाड़ देवा था, आज कांग्रेस ने गाड़ देवा है। कोई उसका स्थायी सिस्टम है ही नहीं। एक बात बताऊं, जिसका तो खुद के विधायक ने डटे, वो क्या करेगा भाई? एक बात मैं साफ बताऊंगा जनता को, कुलदीप के पास 6 विधायक थे, एक समय था ऐसा, और वो सरकार में सीएम भी बन सका था कांग्रेस में। लेकिन उसने सीएम बनने की बजाय कांग्रेस से पर विधायक 200-200 करोड़ रुपए मांग लिए कि 200 करोड़ रुपए पर विधायक दे दो, हम समर्थन तो हमने दे देंगे। 1200 करोड़ रुपए मांग के बैठ गया। यह बात लीक होगी तो जो विधायक थे, विनोद बिहाना जैसे, सतपाल सांगवान जैसे, तो ये विधायक जो हैं वो खुद 50 करोड़ में डील करके डायरेक्ट भाज गए। सारी दुनिया ने बेरा है, सारी दुनिया ने बेरा किस प्रकार कांग्रेस में गए थे, किस प्रकार कांग्रेस के साथ डील इन लोगों ने करी थी। इसका मतलब क्या है कि कुलदीप कमजोर है, कुलदीप को नॉलेज नहीं है, इसीलिए बार बार इसको मौका मिला है, लेकिन इसने मौके का फायदा नहीं उठाया। आज भी मैं लिख के दूं ये मौका का फायदा नहीं उठा पाओगा। आदमपुर की जनता को बावड़ा बनाने का काम करा है। तो मैं तो आदमपुर की जनता ने बताऊं भाई, तो हमने 26 साल हो गए इसको बरतते हुए। इसको कितनी बार आप लोगों ने देखा है कि इस तरह बावड़े काम करता नहीं। अब की बार इसका इलाज कर दे और आम आदमी पार्टी को लेके आओ। खाप पंचायत के दौरान जो है ढाका परिवार ने जो है आरोप लगाया था कि कुलदीप बिश्नोई ने ही सोनाली फोगाट का मर्डर किया है और उसकी षड्यंत्र के अंदर शामिल थे। लेकिन अब जो है ढाका परिवार खुद बीजेपी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? आप देख लो भाई, आप देख लो। एक दिन तो आरोप लगाऊं, अगले दिन फिर वो को ना हम तो बीजेपी के पक्के आदमी है। कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं को दिक्कत है। मैंने ऐसा लगा कि बड़ी धमकियां आती हैं। बीजेपी वाले धमकाने में तो माहिर हैं बेबे। बीजेपी वाला ने कुलदीप धमका लिया, कुलदीप धमका के तो यहाँ ले आए हैं कुलदीप को, और कुलदीप नहीं आना चाहा था। अगर कुलदीप के ऊपर ईडी के केस ना होते, जेल में जाने का डर नहीं होता, तो 100% कुलदीप कांग्रेस में होता। ये उपचुनाव नहीं आता, और ये उपचुनाव नहीं आता तो सोनाली भी जिंदी रहती। देखो ये एक बहुत बड़ा गेम है। कुलदीप को धमके देके यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि कुलदीप जी का इन लोगों ने राजस्थान में यूज करना है। राजस्थान में चुनाव 6 महीने बाद, और राजस्थान के लोग बीजेपी से खूब नाराज हैं। क्यों नाराज है? अग्निवीर योजना को लेके नाराज हैं। मैं एक एक बात बता सकता हूं आपको। अग्निवीर योजना को लेके राजस्थान के लोग नाराज हैं, क्योंकि फौज में भर्ती ज्यादा होते हैं राजस्थान के लोग, और जब फौज में राजस्थान के लोग ज्यादा भर्ती हो तो आपने पता है। एक तो मैं साफ बात कहना चाहूंगा कि कुलदीप को डरा के धमका के बीजेपी वाले ले आए हैं। ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, और एक बात बताओ, लुक आउट नोटिस जारी है, सारी कहानी है, मुकदमा फिट है, अवैध संपत्ति पारी है, जेल में क्यों ठोकने लग रहे? एक कारण कि बीजेपी में आ गया। अच्छा, बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। तो कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, और कल से जो है उन्होंने उसके लिए दावेदारी ठोकनी भी शुरू कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की विरासत जो है भव्य बिश्नोई संभाल पाएंगे, जो शायद भारत के अंदर ही नहीं रहते, आदमपुर के अंदर रहना तो दूर की बात।
यही बड़ी बात है। मैं बार बार बताता हूँ कि ये भाई कुलदीप का छोरा जो है वो भारत में रहना पसंद नहीं करता, तो आदमपुर को तो कैसे रहेगा? आदमपुर में तो गलियां ही नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, धूल मिट्टी उड़ा है, वो वहां थोड़ी बैठ सके। एक दिन भी आदमपुर में नहीं रहेगा। 100% लिख के ले लो। अब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेगा तो कम से कम भी 50,000 वोटों से हारेगा। भव्य बिश्नोई हारेगा। अच्छा, बात करते हैं अगर तीनों पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, इन जो है आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तीनों के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है अन्य पार्टियों के मुकाबले। तो क्या लग रहा है पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के ऊपर कौन रह सकता है? पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ना जात पे चुनाव लड़ती है, ना पात पे चुनाव लड़ती है, ना धर्म पे चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी विकास पे चुनाव लड़ती है। हम तो जमा खोल के कहा भाई ये काम अगर हम कर सका तो हमने आगे मौका दियो। हमने पीछे ये काम नहीं करे हो तो बताओ। आज पूरे जनता हरियाणा प्रदेश की ये देखने लग रही है कि भाई आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल लोगों के काम करने में विश्वास रखती है। बेबे बालक दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे कौन लग रहा है? दूसरा नंबर पर तो आपने लगती होगी, मेरे मन तो लगा नहीं। मन तो लगा एक तरफा पार्टी चलेगी, दोनों की जमानत जब्त होगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कुलदीप की हो। आप जो है जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले इतने सालों से गढ़ बना हुआ है आदमपुर के अंदर भजनलाल का, क्या लगता है उसको तोड़ पाएंगे? क्योंकि जातीय समीकरण की बात की जाए तो जाटों के और बिश्नोई के वोट सबसे ज्यादा हैं। ये तो कुलदीप फड़ाया करे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँ, आप कुलदीप जी के पास जाइए, उन्हें पूछिए भाई आपकी के कास्ट है। आज तक कुलदीप जी ने किसी को अपनी खुद की जाति नहीं बताई है। मेरी जाति की है बता तो दे। जो खुद मतलब जाति के ऊपर चुनाव लड़ता है, जो फूट डालने का काम करता है, जो जात पात का जहर फैलाने का काम करता है, उससे उसकी खुद की जाति पूछ लेना। मैं सुनो था एक इंटरव्यू, बोला जी मेरे को ये वोट देंगे, वह जाति वोट देगी, वह जाति वोट देगी, वह जाति वोट देगी। अरे मेरे भाई तू जाति की बात करता है, तेरी खुद की जाति के हर पर जहर फैलाने का काम क्यों करता है? एक बात जनता समझ चुकी है, अब जहर फैलाने वालों को वोट नहीं, काम करने वालों को वोट मिलेंगे। कल से राठी जी, पार्टी मजबूत है। राठी जी, कल से जो है नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आदमपुर उपचुनाव के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन देख रहे हैं आप? मैं तो एक बात बताऊं, आदमपुर की जनता बतावेगी कि कौन बेहतर उम्मीदवार होगा। एक सत्येंद्र सिंह को आप इंपोर्ट करके लेकर के आए हैं कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से अब आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे प्रबल उम्मीदवार हाल ही के दिनों के अंदर वो नजर आ रहे हैं, तो क्या टिकट मिलने के चांसेस उनको है? ऐसे है, अच्छे आदमियों का स्वागत है, चाहे वो कांग्रेस में और चाहे बीजेपी में। वो काफी बीजेपी के नेता, काफी कांग्रेस के नेता घुटन महसूस कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ गलत काम होते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी में आवा और अच्छे लोगों को यहाँ स्वागत है और अच्छे लोगों को चुनाव भी लड़वाओगी हमारी पार्टी। देखो मैं तो एक बात साफ कहना चाहूंगा आपने कि आदमपुर हल्के के अंदर 7 से 8 उम्मीदवार हैं और सभी का सर्वे चला हुआ है। और जो जनता जिसका नाम लेवेगी, जिसका जनता नु होगी इस आदमी को चुनाव लड़वाओ, उसी को आम आदमी टिकट देगी। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई दादालाई पार्टी नहीं है किसी की। भाई मनमाए उसको दे दी, बीजेपी आए तो आपने बेरा है गंजा साहब की चाला उड़े, वो इशारा करेगा इसको दे दो, उसी को दे दे। लेकिन आम आदमी पार्टी का इशारा करती है प्रदेश की जनता, हल्के की जनता जिसको पसंद करती है टिकट उसी को मिलती है। इतिहास उठा के देख लो पंजाब में आप। और रही गढ़ की बात, मैं पूरी करती हूँ बेबे, सारे आपके देखने लग रहे हैं आपके फॉलोअर्स। मैं तो एक बात जरूर प्रदेश की जनता को बताऊंगा, या आम आदमी पार्टी ने आज तक गढ़ तोड़े हैं और किसी ने गढ़ नहीं तोड़े किसी पार्टी ने। आपने पंजाब में इतने मोटे मोटे गढ़ थे, तोड़े कि नहीं तोड़े? बेबे या पार्टी गढ़ तोड़ने के लिए जानी जाती है। इसने तो गुजरात में गढ़ तोड़ दिया मोदी का, आज पसीने आए हुए हैं, ऊट पटांग बात करते हैं ये लोग बीजेपी वाले, और वहां जमी हुई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वहां 180 में से 135 सीटें लेके सबसे आगे चली हुई है। बीजेपी की 22 सीटें जो सत्ताधारी पार्टी है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, आदमपुर हल्का के अंदर भी सेम कहानी होगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है आम आदमी पार्टी जो है वो केवल काम के आधार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और आम जनता की सुविधाओं पर। आप लोगों की खुद की पार्टी के अंदर तो फूट नजर आती है। दो सीएम आए थे आदमपुर के अंदर, आप खुद ही नहीं दिखाई दिए वहां स्टेज पर कहीं। ऐसे मैं कार्य करता हूँ बेबे, और वही था, मैं चाहे स्टेज पर बैठूं चाहे कोई बाहर बैठूं, मैंने कौन मैं तो दूर दूर तक नजर नहीं आए आप। ऐसे बेबे कार्यकर्ताओं काम होता काम करना। स्टेज पर बैठते हमारे नेता
और हमारा सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल है। स्टेज के नीचे भी तो नजर नहीं आए, आदमपुर के अंदर ही नजर नहीं आए आप तो। कमाल है, बाहरी आदमी थे ना, बाहरी आदमी तो थोड़े बाहर रहो तो ठीक है। आदमपुर के अंदर तो आदमपुर की जनता थी, तीन सेट थे, तीनों के तीनों सेट जो हैं वो आदमपुर की जनता ने भरे थे। हमारा क्या काम बेबे, हमारा काम तो है बाहर रह के सपोर्ट करना, और अंदर तो आदमपुर की जनता ही थी सेट के अंदर, और स्टेज पर भी आदमपुर के ही नेता थे। मैं बार बार एक बात आपको कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के अंदर स्टेज पे बैठने का कल्चर नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर तो जो सबसे नीचे बैठता है, सबसे पीछे बैठता है, उसी को आम आदमी पार्टी चुनाव लड़वाती है। तो इस बार देखने वाली बात ये होगी कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर जो हॉट सीट मानी जा रही है उसके अंदर त्रिकोणीय मुकाबला जो है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। कौन जो है पहले नंबर के ऊपर रहता है, कौन दूसरे नंबर के ऊपर रहता है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पहले नंबर के ऊपर रहती है तो खाता खोल पाने में हरियाणा के अंदर सफल हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरे नंबर के ऊपर रहती है तो कहीं ना कहीं जो है एक कड़ा मुकाबला दे पाने के ऊपर सफल होगी। लेकिन अगर तीसरे नंबर पर रहती है तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर तीसरे नंबर के ऊपर रहने के बाद अब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन ये तो अब देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन बनने वाला है, क्योंकि कल जो है नामांकन दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी क्या राय है, किसको टिकट मिलेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।